नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। और एक डायलॉग आपने सुना होगा, वो ये है कि दो लोगों के बीच अगर जंग होती है तो उसमें से एक कहता है कि शुरू अगर तुमने की है, खत्म मैं करूंगा। शायद इजराइल यही कह रहा है, ईरान को इंतजार करवा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण युद्ध, जंग यही कह रही है पूरी दुनिया में कि विश्व युद्ध का सायरन बज गया है। इजराइल पर ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन से हमला किया। कोई और देश होता तबाह हो गया होता, मटिया मेट हो गया होता, खत्म हो गया होता। ये तो इजराइल है, आयरन डोम है। अपने ऊपर उसने एक ऐसी छत लगा रखी है कि कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। ये सब इजराइल है जिसको सब खत्म कर देना चाहते हैं। इजराइल हर हालात में ईरान से हिसाब तो चुकता करेगा ही करेगा। और इसका प्लान भी नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, साथ ही वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक कर सकता है। इसकी आशंका ईरान के हुक्मरानों को भी है। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल को विध्वंसक हमले की धमकी दे दी। लगातार इससे पहले भी ईरान की हमने देखा था कि सालाना परेड में रईसी ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल ने हमला किया तो तबाही ला देंगे। इजराइल का साथ देने वालों को बख्शेंगे नहीं। साफ है, रईसी का इशारा अमेरिका की तरफ था। और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो तीसरे विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका भी इस वक्त पसुपेश में है कि एक तरफ यूक्रेन में पांव फंसाए हुए हैं, दूसरी तरफ यहां पर अगर उसके पांव फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन होगा। सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगा और इसे क्या टाला जा सकता है, भारत उसमें क्या भूमिका बना सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बारूद की बरसात से दुनिया थर्रा रही है। इजराइल पर ईरान के घातक मिसाइल और ड्रोन हमलों की यह तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं। खौफ इसलिए क्योंकि विनाश की यह तस्वीरें जंग की आग को भड़का रही है, तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा रही है। ईरान के हमले के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है और यह आग दुनिया को खाक कर सकती है, एटमी जंग तक करा सकती है। क्योंकि अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान में महाविध्वंस वाले हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया की फिक्र है कि ये जंग रुके तो कैसे रुके। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब कब और कैसे देना है, इसे लेकर नेतन्याहू के वॉर रूम में मीटिंग का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू की टीम ने बदले का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली वॉर और सुरक्षा कैबिनेट क्या करेगी, इसकी किसी को कानों कान तक खबर नहीं लग पाएगी। पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सहयोगी देशों की सलाह चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल इस बारे में फाइनल फैसला खुद लेगा। इजराइल दौरे पर आए ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की सलाह तो इजरायली पीएम ने ध्यान से सुनी, लेकिन करेंगे क्या ये किसी को मालूम तक नहीं। ये आग तब भड़की जब ईरान ने इजराइल पर 350 से अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इसके बाद से ही नेतन्याहू घातक जवाब देने के लिए बेचैन हैं। इन सब के बीच इजरायली पीएम का बड़ा बयान सामने आया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि इजराइल अपना फैसला खुद लेगा, अपनी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। इजराइल किसी के दबाव में नहीं आएगा। नेतन्याहू के इरादे साफ हैं कि हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। ईरान अपनी तबाही रोक सकता है तो रोक ले। मिडिल ईस्ट में एक और जंग से दुनिया परेशान हो रही है और चिंता उन भारतीयों और उनके परिजनों की भी बढ़ गई है जो पढ़ाई के लिए या रोजी रोटी के लिए ईरान और इजराइल में रह रहे हैं। पैनिक लाइक सिचुएशन एक खड़ा हो गई है। ईरान और इजराइल जो एक वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, और इस हवाले से आप देखिए कश्मीर में बहुत सारे वालिदैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ तालिब इल्म जो है वहाँ पढ़ रहे हैं ईरान में। और चाहते हम अब सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है जो वॉर लाइक सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता यूक्रेन जैसी हालत ना हो, क्योंकि बहुत सारे तालिब इल्म तब यूक्रेन में रह चुके थे जो वापस हिंदुस्तान नहीं आ पाए थे।
तो सरकार से गुजारिश है जल्द से जल्द इन्हें इवैक्यूएट किया जाए यहाँ। तो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि ये जो हमारे सिटीजन्स है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिटीजन्स है, यहाँ के नागरिक हैं, तो उनकी देखभाल करें, उनका प्रॉपर केयर करें और उनको अगर लगता है अभी वैसी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 की हो रही है वहाँ पे, तो बच्चों को, हमारे स्टूडेंट जो वहाँ पे हैं उनको फिलफोर वहाँ से निकालने की कोशिश करें। ईरान में रह रहे भारतीयों के परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन जंग की इस हालात में भारत सरकार अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ईरान और इजराइल में भीषण युद्ध की आशंका के बीच इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक अनावश्यक यात्रा करने से बचें, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या ईरान और इजराइल की जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बेहतरीन डेकोरेटेड पैनल हमारे साथ मौजूद है, समझेंगे हम, क्योंकि भारत के हित भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया क्या इस वक्त ऐसा तीसरा विश्व युद्ध अफोर्ड कर सकती है? महेश सचदेवा है हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, वो भी जुड़ेंगे। सुरेश गोयल साहब जुड़ेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं। हमारे साथ रोबिंदर सचदेव हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इजराइल है सर, ये नेतन्याहू से लेकर के ये उस वक्त का इजराइल है जब सबने ठान लिया था कि इजराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि जिसके ऊपर डोम है, कि वो इजराइल है। अगर कोई और देश होता और ईरान जैसा हमला उसने किया होता, वो मेरे ख्याल से जमीन से कितने फुट नीचे जो है इस वक्त वो जमीन दूज होता। उसके पास आयरन डोम है, वो बच गया। लेकिन पता है कि जंग इतनी आसान नहीं है, अमेरिका भी है, उधर रशिया भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इजराइल जो है छोड़ता नहीं है, हम ये जानते हैं सर। तो इजराइल जो शुरू किया है ईरान ने, क्या खत्म करेगा? थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को अपने पैनल में बुलाया। सबसे, मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है, ये कल की लड़ाई नहीं है। ये जब लड़ाई ओरिजिन हुई थी तब से है, जब से ये दोनों पैदा हुए थे, इन दोनों का धर्म, इस रिलीजन पैदा हुआ था, लड़ाई तब से चल रही है। और इसी लड़ाई का दुनिया ने बड़ा फायदा उठाया। कार्टोग्राफिक मिडिल ईस्ट के मैप्स चेंज हुए ईरान इजराइल को वापस लाने के लिए, ये सारी हिस्ट्री है। पर क्वेश्चन ये है, फ्रिक्शन अभी भी जारी है। इजराइल ने 67-73 की लड़ाई लड़ी अरब नेशंस के साथ। अब ये जो लड़ाई चल रही है, ये तो गाजा में शुरू हो गई थी, हालांकि उससे पहले भी चल रही थी। इजराइल ईरान के पास में बेसिकली, अगर आप देखा जाए, इस समय जो कंट्री सपोर्ट कर रही हैं वो मेजर कंट्री है चाइना, सपोर्टेड बाय रशिया, सऊदी अरेबिया तटस्थ है, टर्की बिल्कुल तटस्थ है एक्चुअली, और बाकी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने इस अटैक में भाग लिया, जो इसका मदद कर रही है इजराइल की, उसमें जॉर्डन भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, हालांकि वो मेजर लिप सर्विस दे रहा है। अमेरिका, अब यूनाइटेड किंगडम, ये सारी के सारी कंट्रीज मिली हुई हैं। ये मिसाइल जो अटैक हुआ था, जिनका इंटरसेप्शन हुआ है, अब इजराइल ने आयरन डोम जरूर इस्तेमाल किया है, पर उससे पहले ये जितनी मिसाइल्स हैं, ये जॉर्डन ने, यूनाइटेड किंगडम ने और बाकी अमेरिका ने, यानी मिलके इनके जो बेसिस बने हैं चारों तरफ। इराक में अभी भी अमेरिकन बेसिस हैं, सीरिया में है। आप इस बात को मान के चलिए कि इस समय इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल के साथ में बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इसीलिए इजराइल अपना पलड़ा भारी समझ रहा है। हालांकि ईरान भी कमजोर नहीं है, चाइना और रशिया उसके साथ में है, बट ईरान को प्रॉब्लम यह है, उसका लैंड बॉर्डर मिलता ही नहीं इजराइल से। आप देख लीजिए मैप, किस किस कंट्री को क्रॉस करके उसकी आर्मी बढ़ेगी। आर्मी का अटैक जो है एक्चुअली एयरबोर्न, कोई एयर इन्फेंट्री पैरा ड्रॉप करे तो करे, बाकी नहीं आर्मी का हो सकता। नेवी ईरान की इतनी तगड़ी नहीं है कि अमेरिकन नेवी जो प्रेजेंट है
जो ब्रिटिश नेवी प्रेजेंट है, उस उनके बैटलशिप क्रूजर्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर्स को क्रॉस करके इजराइल ईरान की नेवी पहुंच जाए टू कैरी आउट लैंडिंग ऑपरेशंस ऑन द बीचेस ऑफ इजराइल। तो सबसे बड़ी बात है, उसको डिपेंड करना पड़ेगा अपनी मिसाइल्स पे, अपने ड्रोन पे। 300 350 ड्रोन मारे। मैं बता रहा हूं, अगर आप 71 की लड़ाई आपने देखी है तो और कुछ पता है, चाहे 1000 पाउंडर बॉम्ब गिरा दीजिए, चाहे 2000 पाउंडर बॉम्ब गिरा दीजिए, 2 बिल्डिंग टूटती हैं, गड्ढे होते हैं, 30 या 40 लोग मर जाते हैं। इससे वो लड़ाई नहीं जीत सकते। नो कंट्री हैज वन अ वॉर बाय एरियल बॉम्बिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन, बर्लिन, ब्रेमेन, ड्रेसडेन सब कुछ हो गया। वियतनाम को तहस नहस कर दिया एरियल बॉम्बिंग से, पर अमेरिका धूल चाटता हुआ निकला। तो आर्मी का एंट्री बहुत जरूरी है। इस समय ईरान जो है, जो इजराइल को इरिटेट करेगा, उसको तकलीफ देगा, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेगा, उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, खुद भी फेस करेगा, पर इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। आप क्या अनटिल दे गो न्यूक्लियर। इतनी मिसाइल्स करी हैं, क्रूज मिसाइल्स उसकी सारी इतनी हैं, अगर मैं उनके नाम लेने शुरू करूं, 6-7 टाइप की तो क्रूज मिसाइल दी हैं उसके पास में। सर ये तो डायरेक्टली अब आया ना ईरान, सर ये तो डायरेक्टली अब आया, पर अल्टीमेटली तो नेतन्याहू जानते हैं, इजराइल जानता है कि हिजबुल्ला हो और जो बाकी जो है उसके हमास को जो है स्ट्रेंथन करना हो, असल में तो ईरान इजराइल पे अटैक कर ही रहा है। देख कर रहे हैं, वो कोई फर्क क्या पड़ रहा है उसको, इजराइल को इतना क्या फर्क पड़ गया है? इजराइल हारेगा थोड़ी उससे, बल्कि इजराइल के सपोर्टर और इजराइल मिलके, और उनको तो बहाना मिल गया है, हूती, हमास, हिजबुल्ला, इन सबको उड़ाने का तो मौका मिल गया है। इजराइल को तो अपनी लड़ाई जो है गाजा में, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मद्देनजर रखते हुए, चाहे कितना भी भारी अटैक करे, 600 ड्रोन्स भेज दे, इतना ज्यादा फर्क इजराइल पे नहीं पड़ेगा। ऐसी एयर डिफेंस स्थिति जो है, जिसमें 7 कंट्री 6 कंट्री भाग ले रही हैं इन फेवर ऑफ इजराइल, तो ये प्रॉब्लम जो है ईरान को फेस करनी पड़ेगी। और चाइना अच्छी तरह जानता है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा किया तो हाँ, इस समय चाइना है, वो साउथ चाइना सी में फायदा उठाएगा, वहां पे डाइवर्ट करके अपना वहां उल्लू सीधा करेगा। ये बात जरूर है। अब यूक्रेन की और जो रशिया की लड़ाई है, वो स्थिति दूसरी थी। वर्ल्ड जो इन्वॉल्व था, मैं बाकी कैसे भी एक कमेंट ले लेता हूं, मैं वापस आऊंगा। यूक्रेन और रशिया की स्थिति दूसरी थी, अमेरिका डायरेक्टली आ गया, नेटो हो गया। कुलकर्णी सर मैं आपके पास आता हूं सबसे पहले, फिर उसके बाद सुरेश सर मैं आपके पास आऊंगा, फिर रविंदर जी के पास। कुलकर्णी सर, सबसे पहले मतलब वो स्थिति अगर दूसरी थी, अमेरिका डायरेक्टली आ गया, नेटो ले आया, पूरा आर्म इंडस्ट्री ले आया, अब तक वो चल रही है। किसी ने सोचा भैया शाम तक जो है यूक्रेन खत्म हो जाएगा, जमीन दोज हो जाएगा, वो तो ऐसे चल रहा है, वीडियो गेम चल रहा है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन ये हमास वाला ऐसे लग रहा था कि भैया ये हो जाएगा। हमास भी एक तरीके का उन्होंने वीडियो गेम बना दिया, लेकिन इजराइल जानता है अमेरिका है पीछे, अमेरिका जो है, अमेरिका ने चुप करवा रखा है, बदला तो होगा ही होगा। जैसा सर ने बताया कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का इस तरीके से एयर स्ट्राइक बॉन एयर करके, और बॉर्डर मिलता नहीं है, तो फिर इजराइल क्या करेगा या जवाब कैसे देगा? इस वक्त क्या चल रहा होगा? एक छोटा सा पॉइंट ऐड करते हुए कि उन्होंने, उनकी जो वॉर कैबिनेट है, ये कहा कि हम बदला लेंगे। उनकी डोमेस्टिक जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इस वक्त उबाल पे है कि बदला होना चाहिए हमारे घर में। इस तरीके से कैसे जो है हमला कोई कर सकता? देखिए, स्थिति तो नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने शुरुआत की है और भड़काने की कोशिश तो इजराइल ने भी की, पर इजराइल ने जो कार्रवाई की डेमास्कस पे, उसने ओन अप नहीं किया है। लेकिन ईरान ने जो कार्रवाई की, वो तो साफ इजराइल पर कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई करने से पहले उसने टर्की को खबर की, यूएसए को खबर की, तो और जिस तरीके से उन्होंने 300 मैं कहूंगा कि मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन फायर किए, उन सबको सऊदी अरेबिया ने भी गिराया, जॉर्डन ने भी गिराया, यूएसए ने भी गिराया, और ऑफ कोर्स आयरन डोम, पैट्रियट्स, एरो, सब जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, सब ने मिल करके और 99% उसका खात्मा कर दिया। तो ईरान ने बदला भी लिया, सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी करके ईरान ने सोचा। इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल को एक मौका मिल गया कि कब अब ये जो कार्रवाई ईरान और करता आ रहा है इजराइल के बरखिलाफ,
फलस्तीनियों के कॉज के लिए, यानी कि फलस्तीनियों के लिए, जो फलस्तीनियों के जो उनके खुद के नेबर्स हैं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, ना इजिप्ट ने किया, ना जॉर्डन ने किया, ना सऊदी अरेबिया ने किया इतने साल से। तो ईरान खड़ा हुआ है और उनकी लड़ाई लड़ रहा है प्रॉक्सी वॉर के द्वारा, हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, हुदीस के द्वारा। और ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी को आप सब जानते हैं क्या हालत बना रखी है, तो एक तरीके से इजराइल को मौका भी मिला है। प्लस इजराइल जब भी चाहे करने की कोशिश, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, दोनों के बीच में 1700 किलोमीटर का अंतर है, कोई बॉर्डर नहीं है। यानी कि अगर इजराइल फायर करेगा या जिस प्रकार से ईरान ने फायर किया, तो कितना एयर स्पेस में से गुजरे और कितनों ने उनके जो मिसाइल, ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक कब को गिराया। इसी माफिक इजराइल अगर ईरान पे हमला करता है तो कईयों के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होगा ईरान को भी इजराइल को ईरान के ऊपर फायर करना या हमला बोलना। दूसरा, ईरान का जो न्यूक्लियर है वो अंडरग्राउंड है, बहुत अंडरग्राउंड है। चाहे उसका यूरेनियम एनरिचमेंट 84% हो गया होगा, 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत होगी। टैक्टिकल जिस प्रकार से इनके ये प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह है, हुदी है, टैक्टिकल बना करके हो सकता है प्रोलिफरेशन करने की काबिलियत है ईरान में। और ये जो अभी तक ड्रोन ये फायर हुए, इनमें जो इस्तेमाल किए हुए चीजें हैं, वो सब चाइना का कनेक्शन साफ नजर आता है कि कहां से किसको क्या क्या हिस्से पुर्जे मिले हैं, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। तो एक बड़ा हॉच पॉच सा सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में स्थिति नाजुक है, लेकिन दोनों इजराइल को क्या भी ईरान और क्या ईरान ईरान को को भी लगा कि वो संयम शुरू कर बरतना देगा? होगा। क्या ईरान को लगा कि वो शुरू कर देगा, पीछे से चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा? नहीं, ईरान ने कभी भी नहीं सोचा कि वो युद्ध शुरू करेगा, क्योंकि अगर ईरान चाहता युद्ध शुरू करने के लिए तो वो टर्की को और यूएसए को खबर ना करता कि मैंने ऐसे किया है, और जिसके लिए ये पूरा ऑटोमेटिक एक्शन शुरू हो गया। 2 दिन पहले खबर की तो सबका एयर डिफेंस तैयार था, क्या करेंगे वो भी ईरान ने बताया था। तो ये तो सब कहने की, मतलब मैंने जैसे कहा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ईरान को भी लगा कि हमने हमला लिया, क्योंकि सुलेमानी को किसने मारा? यूएसए ने मारा। उसके जैदी को किसने मारा? तो क्या कहते हैं इजराइल ने मारा। चलो इजराइल ने मारा। तो ये जो उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, जो उनके रेवोल्यूशनरी काउंसिल को प्रोटेक्ट करती है, उनके पास 2 लाख सैनिक है, उनकी अपनी एयरफोर्स है, उनकी अपनी नेवी है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहां पे अपने 17 लोगों को पकड़ के रखा है, इजराइल शिप को जो कमांड के मर्चेंट नेवी में थे। तो ये जो हॉटस्पॉट सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में स्थिति नाजुक है, लेकिन संयम बरतना पड़ेगा। इजराइल हमला ना करे। ईरान इस तरह की, ईरान ने तो तौलिया डाल दिया है बॉक्सिंग रिंग में कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते, हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने कर दी। ये साफ दर्शाता है कि ईरान भी नहीं चाहता है, यूएसए भी नहीं चाहता है। रूस ने जरूर बात की है उनसे, ईरान से, ये कहने के लिए कि संयम बरती जाए। चीन जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन के ऊपर सैंक्शंस है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। तो इस सब के मद्देनजर मुझे लगता है दुनिया जो है 2 गुटों में बंट गई है, वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, और वेस्टर्न वर्ल्ड अगर हम कहें यूएन भी है उसके साथ, तो उन्होंने तो साफ बोला है कि ईरान ने इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी थी, यानी कि वो ईरान के बरखिलाफ है। तो ऐसे माहौल में स्थिति नाजुक है, किसी ने भी भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इजराइल ने संयम बरतना चाहिए, और इजराइल को भी मौका मिला है गाजा पट्टी से। बिल्कुल आप तरीके से ये प्रफुल्ल बख्शी सर ने भी कहा कि उसको मौका मिल गया। अब हिजबुल्लाह अब तक तो प्रॉक्सी कर रहा था ना, मौका मिल गया भैया, आप प्रॉक्सी करोगे, हम तो मसल करके रख देंगे, इतनी कैपेसिटी तो वो रखता ही है। लेकिन इन सब के बीच सुरेश गोयल सर की तेल का खेल शुरू हो जाएगा, ये अगला जो है गल्फ वॉर है, और फिर उसके बाद विश्व युद्ध 3 है। हम जिस मुहाने पर बैठे हैं, फिर कच्चा तेल हाथ में नहीं आएगा, पूरा अरब खत्म होने की कगार पर है। ये एक तरीके की हम ये कह सकते हैं कि हेडलाइंस टाइप की जो कह रहा हूँ कि वो चल रही हैं। और दूसरा ये, इसमें किस तरह की जो है डिप्लोमेटिक इस वक्त चीज़ें चल रही होंगी, जो अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग कितने दिन हो चुके हैं उस जो भी ड्रोन अटैक्स हुए, उसके बाद हमला होगा, बदला लिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, तो क्या हो रहा होगा? अगर आपका सवाल मेरे से सचिन ये है कि आई शुड लुक इनटू द क्रिस्टल बॉल और देख करके बताऊं कि इजराइल क्या करने वाला है, तो इजराइल क्या करने वाला है उसके बारे में तो अमेरिका को भी नहीं मालूम है। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि जब इजराइल ने गाजा में एंट्री की थी तो यूएसए को बिना बताए एंटर किया था। उस टाइम पर वो काफी सारी चीजें राफा के ऊपर अगर उसको अटैक करना है, उसने अभी तक अमेरिका से राफा की हमले का डेट शेयर नहीं किया है। ये तो ये युद्ध के मामलों में ये कहना
कि को कब करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, जब तक हद से ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, वो ये इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करेगा, अनलेस कि वो उसका वॉर में पार्टनर हो। और मेरा ख्याल है अमेरिका की और इजराइल की पार्टनरशिप अभी भी 100% नहीं है, हालांकि अमेरिका यूएसए का काफी बड़ा सपोर्टर है। तो पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं ये बिल्कुल कहने में असमर्थ रहूं कि क्या करेगा। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं ये कि अगर ईरान ने ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया इजराइल के ऊपर, जानने वालों का कहना है कि उसके टाइम के लिए 2-3 घंटे का गैप था कम से कम, कि जब वो फायर करने के बाद में मिसाइल और ड्रोन इजराइल के एयर स्पेस में पहुंचेंगे। इसका मतलब कि यूएसए और इजराइल के पास काफी टाइम था कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते। कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप 300 ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे और उनमें से आपके एयर स्पेस में एक भी आके आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, कितना भी तैयार हो आप, अनलेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, या मालूम हो पहले से, इतना कामयाब डिफेंस कभी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने जब अटैक किया, ईरान का अंदेशा ये नहीं था कि इजराइल को नुकसान पहुंचाना है। उसको जो वहां पर उसके कॉन्सुलेट्स पर हमला हुआ सीरिया में, उसका जवाब देना था। ये कहा भी जाता है कि जब सुलेमानी को मारा गया, जो हमास ने हमला किया इजराइल में 7 अक्टूबर को, वो उसका जवाब था, क्योंकि हमास, मैं कह नहीं सकता सही है गलत है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है। तो मैं ये कहूंगा, पहली बात तो ये है कि इजराइल ने भी अगर बदला लेना है, लेगा जरूर, लेकिन क्या बदला ऐसा होगा कि उससे ईरान दोबारा हमला करने के लिए अब वो आगे बढ़े? ईरान ने अभी तक ये कहा है कि वो इजराइल के ऊपर आगे हमले नहीं करना चाहता है। मेरा मतलब ये है कि दोनों को मालूम है, इजराइल को भी और ईरान को भी, कि आगे हमले करने से किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा, क्योंकि यूएसए की भी लिमिटेशन है। इलेक्शन का साल है उसके लिए। ये नेतन्याहू की मजबूरी ये है कि अगर नेतन्याहू बदला नहीं लेगा तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। ये तो होगा, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। विश्व युद्ध की बात करते हैं आप, हमारे दिमाग में विश्व युद्ध का एक मतलब ये निकलता है कि दुनिया में 2 खेमे हैं, 2 ग्रुप में कंट्रीज बट गई हैं, और वो 2 ग्रुप में कंट्री बट करके एक दूसरे की जमीन के ऊपर हथियारे की या फौजें भेजकर अटकल हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो दुनिया में हो रहा है, क्या हो रहा है? यूक्रेन में वॉर हो रही है, साउथ चाइना सीज के ऊपर टेंशन बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गई है। ये तो ये क्या पॉसिबल है कि मल्टीपल थिएटर्स ऑफ वॉर हो? अफ्रीका में देख लीजिए क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका में इक्वेडोर और मैक्सिको देख लीजिए क्या हो रहा है। ये तो क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीपल स्मॉलर थिएटर्स ऑफ वॉर हो, लेकिन मल्टीपल स्मॉलर थिएटर्स ऑफ वॉर में कुछ कंट्रीज ऐसी हो जो अपना आगे का फायदा देख रही हो? अगर देखा जाए इसमें, अगर मिडिल ईस्ट में किसका फायदा होने वाला है? अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े, सबसे पहले कंट्री जिसका नुकसान होगा यूएसए, सॉरी इंडिया का। इंडिया इस टाइम पर एक कंट्री ऐसी है जो कि चाइना को टक्कर देने की स्थिति में है। यूएसए और चाइना में टकराव बढ़ रहा है, साउथ चाइना सीज में आमने सामने खड़े हैं वो लोग। फिलीपाइंस में जो है, पहले फिलीपाइंस चाइना के साथ में हो गया था, फिर दोबारा पलट गया है ये। तो अगर देखा जाए पूरे क्षेत्र को, यूक्रेन की मदद करने को तैयार नहीं है यूएसए। तो पूरा अगर देखा जाए तो पहले ही मतलब मिनीलेटरल झगड़े हो रहे हैं। आगे कहां तक बढ़ेंगे, आगे कहां तक इनका कोलिशन बनेगा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली वर्ल्ड में काफी तनाव पहले से बढ़ चुका है। अब ये तनाव खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है ये अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका इसको कितना आगे बढ़ाना चाहेगा, और चाइना के ऊपर कि चाइना क्या समझता है कि इस समय वो पीछे हटने पर ठीक है और आगे का इंतजार करे, या अभी है ये। रशिया अभी देखा जाए तो चाइना के साथ में है ये, लेकिन आगे टाइम निकला, रशिया कहाँ रहेगा कहना बहुत मुश्किल है। तो ब्रॉडली सिचुएशन ये है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी आगे क्या होगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, इजराइल इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा कि ये युद्ध बढ़कर के पूरे ये मिडिल ईस्ट को और ज्यादा
एनगल्फ कर ले। जी। तो आपने जिस लाइन पर छोड़ा मैं उसी लाइन से आगे कंटिन्यू करता हूं कि ये अमेरिका को तय करना है कि वो इसको कितना आगे ले जाना चाहता है या लेकर के जाएगा। रोमिंदर सचदेव से बेहतर अमेरिका को विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी कोई नहीं जानता। और रोमिंदर, इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा होगा कि पंगा ले लिया, कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, बिना बताए भी कर सकता है। एक तरफ वहाँ पर चल रहा है पहला दूसरा यूक्रेन वाला फ्रंट और मुसीबत तो है ही है, या फिर इस वक्त वो खुल करके कहेगा कि नहीं खत्म कर दो, इजराइल को उड़ा दो। हालांकि ट्रेडिशनल है, मामला पुराना है, चलता रहता है। तो इस वक्त दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है? Thank you so much, Sachin, for such gracious words. But definitely, yes, हमारे eminent panel हैं. And I'll take off from where Ambassador Goel कह रहे थे. मैं bullet points में कहूँगा क्योंकि टाइम का थोड़ा होगा. One, मेरे पिक्चर में before coming to America, मेरे व्यू में तो दुनिया ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर में है. Right? Several reasons which Ambassador Goel has already said. वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल चुकी है. Now back to America. अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बाइडेन को. ये साल इलेक्शन ईयर है. इजराइल गाजा वॉर को लेकर के भी बाइडेन को यही प्रॉब्लम हो रही है कि पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में बहुत लोग आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, और इतने आ रहे हैं इफेक्टिवली कि बाइडेन की इलेक्शन पर खतरा हो रहा है. दैट इज वन. वो ऑलरेडी गाजा वॉर से चल रहा था. दूसरा खतरा जो अमेरिका को पैदा हो गया ईरान कॉन्फ्लिक्ट के साथ, अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, जो कि चांस है बढ़ेंगी, अमेरिका में इलेक्शन में सबसे बड़े 3 मुद्दों में से एक है इमिग्रेशन, एक है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई. तो अगर ऑयल की प्राइसेस, ऑयल मार्केट्स डिस्टर्ब हुई दुनिया भर में, तो ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसके चलते दुनिया भर की भी ट्रांसपोर्ट वगैरह की कीमतें भी बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा. तो ये दोनों मुद्दे एक्चुअली बाइडेन को बहुत हर्ट कर रहे हैं उसकी अपनी री इलेक्शन के लिए. अगर इस साल अमेरिका में इलेक्शन ना होती तो अमेरिका जितना भी कर रहा है गाजा के लिए ना, बिल्कुल ना करता. अमेरिका कहता चलने दो. अमेरिका को कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता. अमेरिका को इसलिए ज्यादा अर्जेंसी हो गई है गाजा मुद्दे में, ह्यूमैनिटेरियन एड को लेके या जो भी लेकर के गाजा में, राइट, एंड इधर ईरान वाले को, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, मात्र अब 6 महीने बचे हैं. सो दैट्स द प्रॉब्लम इन अमेरिका. वन. सेकेंड, क्विकली, इजराइल का जो शील्ड रहा, ये जो अटैक था ईरान का बुलेट पॉइंट्स में, आई थिंक डेफिनेटली कमेंडेबल था, पर इसमें हमें इतना ज्यादा रीड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्रोन्स और मिसाइल्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स आए थे, उनको अमेरिकन फोर्सेस, एयरफोर्स और नेवी ने डिस्ट्रॉय किया. उनको ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने करा, उनको फ्रेंच एयरफोर्स ने करा, सऊदी ने इंटेलिजेंस शेयर करी, यूएई ने इंटेलिजेंस शेयर करी, जॉर्डन ने मारे. इतने सारे अलग अलग फोर्सेस थी, और ऑफ कोर्स उसके साथ इजराइल बचा. अगर ये सारे ना होते, आप मानो, तो क्या होता, कितने बॉम्ब्स आते गिरते इजराइल पे, तब हम मानते कि इजराइल की अपनी सेल्फ डिफेंस इतनी बड़ी है कि एक भी नहीं गिरा. दैट इज वन. सेकेंडली, इजराइल, ओके, हाँ, देखिए, आप गाजा वॉर को लेकर के, इजराइल का एक लॉन्ग टर्म मुद्दा है जो वो अमेरिका को भी प्रेशर करता है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के. अगेन, अगर ये गाजा वॉर नहीं भी हो रही होती और ईरान जैसे कि अपनी एनरिचमेंट करीब 90% की तरफ पहुंच रहा है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने जा रहा है, इजराइल ने ऑलमोस्ट क्या पूरा ठाना हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना. तो अभी जो भी हो रहा होता, नहीं होता अगर, बट केवल अगर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो ईरान का चल रहा है, इजराइल ने, अब जैसे ना कि लाठी भी और सांप मारा, ये वो, इजराइल को ये वॉर ईरान की तरफ ले जानी है. एक और बड़ा रीजन हो गया है इसमें, इजराइल गाजा में फंस गया है दलदल में. इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमास मिलिट्री को पूरा जीरो कर देना, हमास की पॉलिटिकल विंग को डिस्ट्रॉय कर देना और अपने होस्टेजेस लाना, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स में इजराइल फेल हुआ है. ऐसे में नेतन्याहू डिस्ट्रैक्शन, डायवर्जन करना चाह रहा है. और जो हार्ड लाइनर्स हैं इजराइल के अंदर, वो शुरू से कह रहे थे जब इतनी बड़ी जंग होगी है गाजा में हमास के साथ, तो हमें इसके चलते हिजबुल्लाह को भी निपटा देना चाहिए, राइट. और फिर हमें सबके पीछे ईरान को ये कहते हैं कि ईरान तो ऑक्टोपस है, ईरान का हेड, मतलब ऑक्टोपस का जो सर है वो ईरान है, और ऑक्टोपस के जैसे आर्म्स होती हैं वो हूती, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद इराक वगैरह में हैं. तो उनका कहना है कि ये सारे ऑक्टोपस और इसकी सारी भुजाओं को हमें उखाड़ देना चाहिए. ये मौका है. जब अपने ऑक्टोपस की जो टांगे हैं उनसे वो काम करवा ही रहा था, तो फिर उसने क्यों फिर टर्की को बता करके ड्रोन फेंके?
नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात हो गई थी ना, ये देखिए ईरान की इज्जत पे बात बनाई थी, ईरान के अपने देश के अंदर उसके लोग कह रहे थे आप क्या कर रहे हो हॉटलाइन, प्लस यही जो हिजबुल्ला, हूती हैं, जिहाद हैं, ये सब ये कहने लगे थे या सोचते हैं कि भाई ये हम तो इसके बूते पे फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं। अब यही अगर बॉस के हिम्मत नहीं है लड़ने की, तो उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए देखो कि हाँ मेरे में दम है, मैं इजराइल से सीधे लड़ सकता हूं, इसलिए ईरान ने ये करा और अमेरिका ये समझता भी है और ईरान ने कन्वे भी करा टर्की के थ्रू, ओमान के थ्रू, स्विट्जरलैंड के थ्रू कि मैं कुछ करूंगा पर हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे क्योंकि फंडामेंटली हमें ये करना पड़ेगा। बट इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया। पहली बार इनफैक्ट इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेटिव, कि इजराइल ने सोचा था जो सीरिया में इन्होंने मारे इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड, इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा। ये ईरान ने पहली बार करा है अपनी टेरिटरी से इजराइल की टेरिटरी पर अटैक, ये आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये अब गेम चेंजर हो गया और इस गेम चेंजर के चलते अब सब लोग उसमें आ गए हैं कि आगे क्या करा जाए। एक लास्ट पॉइंट क्विकली मैं कहूंगा, यस अमेरिका प्रेस डाउन कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट मत बढ़ाओ, उसमें यह भी आ रहा है कि शायद एक डील हो रही है जिसमें यह है कि इजराइल का जो प्लान है रफा में जाने का, अमेरिका कह रहा है ठीक है तुम रफा में चले जाओ और मैं तुम्हें उसके लिए ओके करता हूं, बट तुम ईरान पे अटैक मत करो। ये भी शायद एक डिस्कशन चल रही है, बट वी डोंट नो, वी कैन नॉट रीड। यहीं से आगे लेकर के जाते हैं प्रोफुल बख्शी सर के पास कि तुम राफा पे अटैक कर दो, ईरान में रोक दो। 1700 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेटजिकली चीज़ें देखी हमने और उस अटैक की इंटेंसिटी क्या थी वो आपने उसकी पोल पट्टी खोल के रखी थी। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल ये क्वेश्चन क्या है समझा नहीं। मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ से किस तरीके की डील, मतलब ये जो एक साइलेंस है, ये साइलेंस बिफोर जिसे कहते हैं तूफान से पहले का साइलेंस है या फिर एक तरीके की डील हो गई है, वो सब जिसे हम कहते हैं कि पावर सेंटर्स जो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे अमेरिका है कि वो इजाज़त देगा या नहीं देगा, रशिया है, चाइना है और इस्लामिक वर्ल्ड हैं, और ईरान जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रईसी लगातार कह रहा है कि तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे में जो पावर सेंटर्स है वो इस वक्त क्या जो है डील हो गई है या फिर तूफान से पहले की शांति? देखिए ऐसा है, इसमें ये डिप्लोमेसी है बड़ी लॉन्ग टर्म की है और इससे पहले भी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चल रही थी बिटवीन ईरान एंड इजराइल। एक्चुअली आप जब कहते हैं कि कभी अटैक नहीं किया, इजराइल वाज एक्चुअली हेल्पिंग ईरान इन लॉट ऑफ थिंग्स, देयर डिफेंस साइंटिस्ट, देयर डिफेंस एक्सपर्ट्स वर हेल्पिंग ईरान को। कितना हेल्प किया इराक के टाइम जब इराक और ईरान की लड़ाई हो रही थी, अपग्रेडेशन ऑफ देयर मिसाइल्स, अपडेटिंग देयर नेविगेशन सिस्टम्स, सारे के सारे उन्होंने किए। और ये भी मैं बता दूं, जो खबर आई है कि इवन केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स व्हिच वर बीइंग यूज्ड उस समय बाय बिटवीन बोथ द कंट्रीज, उसमें भी लोगों का इसमें हाथ था। इसमें बहुत गहरी डिप्लोमेसी है। और अब अमेरिका जो इजराइल जो ईरान ने जो हासिल किया है, ये है उन्होंने दिखा दिया है, देखो मैंने इतनी कंट्रीज को इन्वॉल्व कर दिया, सबको मैंने वार्निंग में कह दिया और सब कंट्रीज सतर्क हो गई हैं। हालांकि उसकी इतनी में कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग जॉर्डन, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, अमेरिका, सब ने इजराइल की मदद करी। लड़ाई कोई नहीं चाहेगा, द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डज नॉट वांट द फाइट, बट दे विल लाइक टू हैव कि कोल्ड वॉर सिचुएशन जारी रहे ताकि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहे। ये जरूर चीज होगी और ये बड़ी जोर से होगी। चाइना सब इसमें फायदा उठाएंगे, पर दे विल नॉट वांट कि इसमें लड़ाई शुरू हो जाए ऑल आउट और न्यूक्लियर का यूज की नौबत आ जाए। सबसे बड़ी बात है, इजराइल की जो साइबर एक्टिविटी है वो बहुत तगड़ी है। हालांकि ईरान बड़ा बोस्ट करता है, वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है, दोनों साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अटैक में भी साइबर एक्टिविटी इस्तेमाल हुई है। अगर आपको इजराइल और सीरिया की जो लड़ाई याद है 1973 की, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे इस्तेमाल किए थे साइबर एक्टिविटी, एंड ड्रोन्स के ऊपर साइबर एक्टिविटी हुई है इस बार, इसीलिए इतने सारे ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हुए हैं, मिसाइल्स हुई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस समय दोनों साइड्स नहीं चाहती कि स्पिल ओवर हो ये टेंशन, और दोनों अपना पॉलिटिकल पॉइंट सामने रख सके। और इस समय इंडिया का इंटरेस्ट बहुत गहरा है
ये मेरे को अभी खबर नहीं आई है कि इंडिया किस तरीके से कर रहा है, पर हमारे को इस एरिया में अपना इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर बनाया है हमने, उसको उसके ऊपर आंच ना आए, हमें उसकी इंटरेस्ट है। और इसलिए इजराइल और ईरान दोनों देख रहे हैं इंडिया को कि किस तरीके से इंडिया इंटरवीन करे और उनकी मदद के लिए है। इंडिया इज फ्रेंडली टू बोथ द कंट्रीज। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज कि ऑल आउट वॉर ना हो। सबने यूक्रेन और रशिया को देख लिया है एंड दे हैव ऑल रियलाइज द फ्यूटिलिटी। नेटो को पता चल गया है कि हमारी कोई चाल कामयाब नहीं हुई है वहां पर, और इसीलिए अब ये स्थिति यहाँ नहीं पैदा होने देना चाहते और किसी तरीके से दे वांट टू ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, अब इंडियन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ऑयल इन्वॉल्व है, और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, चावल का इतना बड़ा वो जो है वो आयात करता है, तमाम चीज़ें हैं, और इसराइल के साथ नेतन्याहू मोदी की दोस्ती हमने तमाम देखी है। अपने इंटरेस्ट के साथ ही फिर भी क्या इस वक्त, जैसे बख्शी सर ने कहा, इंडिया क्या ओपनली, हालांकि एस जयशंकर ने जो है इसके ऊपर बयान दिया, इंडिया ओपनली इसमें कुछ आ सकता है, इंटरवीन कर सकता है डिप्लोमेटिकली किसी चैनल से, इस तरीके से कि वॉर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं। भारत को तो बहुत जरूरी है इंटरवीन करना, क्योंकि भारत के पारंपरिक संबंध ईरान से, भारत के संबंध इजराइल से, दोनों देशों के साथ बहुत गहरे संबंध है। और आप समझ सकते हैं $95 पर बैरल से जंप अगर इसने कर दिया, अचानक 110 हो गया, 120 हो गया, बाजार में बहुत मुश्किल हो गया। भारत में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, भारत में भी आगे जाना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की हम लोग सोच रहे हैं, बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। और चीन यही चाहता होगा कि किसी न किसी तरीके से, आफ्टर लड़ाई किसकी है, जियो इकोनॉमिक्स की लड़ाई है, और ऐसी लड़ाई के अंदर जब तेल के भाव जो है इतने आसमान छूने लगेंगे, आज ही 100 रुपए के आसपास है, उसके बाद 150 रुपए अगर लीटर पेट्रोल हो गया तो आप समझ सकते क्या होगा सब जगह। और अपने पाकिस्तान में 300 है, वहां पे 600 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो आफत आ जाएगी इसमें। तो भारत जरूर चाहेगा कि लड़ाई नहीं फैले, और मुझे भी लगता है, मुझे कोई शक नहीं है कहने में, लड़ाई हो नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इजराइल को ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं है, एयर स्पेस इस्तेमाल करना है। ईरान को भी मालूम है कि कहां तक उसने ऑलरेडी अपने कार्ड्स खोल दिए कि वो लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका लड़ाई को इससे आगे नहीं जाने देगा। इजराइल ने जो मनमर्जी करनी है गाजा पट्टी में वो करेगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल को पसंद नहीं है, चाहे वो उसके साथ ऑस्लो अकॉर्ड के साथ चले, पर नहीं है। तो ऐसे हालात में स्टेटस को में ही खुश है, जिससे कि गाजा से थोड़ी सी हट गए हैं, जो लोगों की नजर गाजा पे थी वहां से हट करके इजराइल अपनी मनमानी वहां करता रहेगा, गाजा पट्टी के ऊपर पूरा कब्जा करेगा। भारत जरूर चाहेगा कि जो जैसे चल रहा है अगर स्टेटस को में भी रहेगा तो भी ठीक है, पर युद्ध नहीं होगा। जरूर सिचुएशन जो है बहुत टेंस है, लेकिन हिजबुल्लाह का पूर्ण सफाया संभव है क्या सर? मेरा एक पॉइंट ये है, फिर उसके बाद मिस्टर गोयल के पास आ रहा हूं, क्या हिजबुल्लाह का पूर्ण सफाया संभव है? अगर एक तरीके का सारे में आ गया कि हाँ चलो, बिल्कुल नहीं, किसी का भी सफाया हो नहीं सकता, ना हुदी का, ना हिजबुल्लाह का, ना हमास का। सफाया करना बहुत, ये सोच है कि क्यों ईरान इतना आसानी से कर पाया हमास को। क्या लगता है आप, हमास के कारण जो 1 लाख भी फाइटर नहीं, 40,000 फाइटर, 1 लाख ले लो फाइटर, क्या आपको लगता है 19 लाख लोग उसके लिए सफर करने के लिए तैयार है? वो 1 लाख मूर्ख आदमी, जिसमें कि कितने तो लोग मर गए होंगे, 35,000 कह रहे हैं मरे हैं लोग, जिसमें आप बच्चे और औरतें हैं, और कितने बेघर, कितने मतलब पूरी तबाही मचा दी। पर एक भी फिलिस्तीनी गाजा का फिलिस्तीनी उठ करके उस हमास फाइटर को कुछ नहीं बोल रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने हमारी तबाही मचा के रखी हुई है, कोई नहीं बोल रहा। इसका मतलब ये कहना कि हमास फाइटर्स जरूर 40,000 होंगे, 1 लाख होंगे, लेकिन सारे गाजा के लोग हैं, सोच एक है, और सोच को मारा नहीं जा सकता। ना ही ये जो यहूदी अपने यहूदियों को ये समुद्र में फेंक नहीं सकते, और यहूदी इनके आइडियोलॉजी को बदली नहीं कर सकते। तो दोनों का स्टे टुगेदर, और जैसे भी है उसी तरीके से रहना है, और वही रहना है। लेकिन ये सोचता है कि हम हिजबुल्लाह का खात्मा कर देंगे, यहूदी का खात्मा कर देंगे, हमास का खात्मा संभव नहीं है। बेहतरीन सर, मतलब सोच का खात्मा नहीं हो सकता, और ये एक तरीके की सोच है। वो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता कि मेरे लिए जो जूश एग्जिस्ट नहीं करते, वो करे हमारे लिए जो है हिजबुल्लाह जो है वो कहता है कि हमारे लिए बाकी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। मिस्टर गोयल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उसी इंडियन पर्सपेक्टिव को दोबारा एक बार आपसे समझना चाहता हूँ
जो क्योंकि इंडिया की चीज़ें अच्छी खासी इन्वॉल्व हैं इस पूरी जगह पे। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ना केवल पाकिस्तान, भारत पे भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है। हम चुनावी साल में हैं, फिर उसके बाद महंगाई और तमाम चीज़ों पर बढ़ेगी। भारत इस वक्त डिप्लोमेटिकली, ओपनली, जब मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ पीएम के स्टेटमेंट को, जब वो ये कह सकते हैं कि मेरे इतने टर्म्स हैं कि मैं पुतिन को भी कह सकता हूँ एक दोस्त होने के नाते कि जंग जो है भैया किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं, और ये यूक्रेन से भी मेरे अच्छे वो हैं रिलेशन, तो मैं उनको भी कह सकता हूँ कि जंग ठीक नहीं। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू हो सकता है? देखिए, डिप्लोमेसी में अगर 40 साल में कोई चीज मैंने सीखी है तो वो ये कि हमारे पर्सनल रिलेशंस कहीं तक कितना भी आगे फैले हों, लेकिन जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो जो नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल एक फ्रेमवर्क है, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो। मैं अब पता नहीं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतिन से अच्छे संबंध हैं, वो उनको जफ्फी पा करके बोलते हैं कि भाई आप ये मत कीजिए, ये युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन उसके बाद युद्ध खत्म तो नहीं हुआ। जी जी जी। क्योंकि युद्ध जो है उस टाइम पर जो हालात थे वो एक मजबूरी थी, क्योंकि यूक्रेन खाली यूक्रेन नहीं है रशिया के लिए, यूक्रेन एक नाटो का आखिरी फ्रंटियर बन चुका है ये। तो वो वहां पर स्ट्रेटेजिक बात आ जाती है। इजराइल और गाजा के बीच में इसमें एक लाइन ऐड करता हूं, पर्सनल डिप्लोमेसी में फिर एक चीज वो भी रहती है ना सर, कि हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जो तगड़े तरीके से जो है, जैसे यूक्रेन को खत्म करने के लिए रूस ने जंग छेड़ रखी है, ऐसे में तेल हम रूस से लेते हैं, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, अमेरिका जो है उस चीज़ को दरकिनार कर देता है कि नहीं ये इंडिया के दूसरे जो है अपने इंटरेस्ट है। ये भी तो पर्सनल डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं संभव हो पाया, वरना तो इससे पहले हमने सैंक्शंस भी देख लिए। वो मेरे को वो भी याद आ रहा है कि महाबलीपुरम में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी झूले पर इकट्ठा बैठ करके चाय भी पी गई थी। अब उससे शी जिनपिंग का गलवान वैली में हमला तो नहीं रुका ना। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए कि ये इस तरह के पर्सनल रिलेशंस एक हद तक यूजफुल होते हैं बातचीत करने में, कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे जो नेशनल हित है, नेशनल ऑब्जेक्टिव, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। और यही बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में हमारी दोस्ती अच्छी है, ईरान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इकोनॉमिकली, कमर्शियली और पॉलिटिकली इजराइल से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जो इजराइल और ईरान का आपस का टकराव है, ये उस टकराव में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह से कि हमने रशिया के और यूक्रेन के जो जंग हुई और उससे जो ऑयल सस्ता हुआ, थोड़ा हमको उससे फायदा हुआ कि हमको सस्ते में ऑयल मिल गया। अभी जो जंग हो रही है, जो आगे टकराव बढ़ रहा है, उसमें कौन क्या करेगा आगे, मेरे ख्याल है हमको थोड़ा परे रह करके देखें। हर जरूरी नहीं कि हर एक की झगड़े में अपने हाथ साधना सही है, जाहिर सी बात थोड़ा है, अलग होकर के भी देख सकते हैं। और डिप्लोमेसी होती भी ये है ना सर, कि जो दिखता है कई बार वो लगता नहीं, और जो लगता है कई बार वो दिखता नहीं, तभी जो है वो डिप्लोमेट्स होते हैं, तभी वो डिप्लोमेट्स होते हैं। और इसलिए मैं तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तभी मैंने वो सवाल पूछा। तो इसमें क्या, इसलिए डोबिंदर सर हो सकता है ये हो भी रहा हो, मैं नहीं कहता कि भाई अब जब सामने आए देश को बताए तभी ये हो सकता है जब देश के इंटरेस्ट में है वो चीज़ें होती रहती हैं। पर मेरा सवाल ये है कि पर्सनल डिप्लोमेसी या फिर पर्सनल इक्वेशंस जब इतनी हैं, जैसे पीएम ने जिक्र किया, मोदी ने जिक्र किया, वो कह सकते हैं इस वक्त, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है इस वक्त, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट है विद दिस लाइन कि वॉर छोड़ना यार। कपल ऑफ थिंग्स, देखिए वॉर छोड़ना यार तो ठीक है, बट आप कहने को तो कह सकते हैं, बट आपके शब्दों का वजन तब होता है जब आपके पास लीवरेज हो। अमेरिका के पास लीवरेज है इसराइल को लेके, तो अमेरिका जो कहता है तो इसराइल सुनता है, वो लीवरेज है उसकी, मल्टीपल वेपन सप्लाई, पैसा दे रहा है, इत्यादि इत्यादि, राइट। रशिया यूक्रेन में किसके पास लीवरेज है जो वो कर सकता था? तो लीवरेज होनी चाहिए आपके पास, और उसके ऊपर यस पर्सनल केमिस्ट्री कैन बी द आइसिंग ऑन द केक। कपल ऑफ पॉइंट्स नाउ जो आप पहले बात कर रहे थे, एक इंडिया का इफेक्ट, अदर देन इकोनॉमिक्स एंड प्राइस एंड ऑल, इंडिया को एक इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी डिफेंस सप्लाईज पर। इजराइल हमारा एक अच्छा खासा डिफेंस सप्लायर बन गया है। आज की तारीख में इजराइल में खुद वेपन्स की किल्लत पड़ रही है, इतनी किल्लत हो गई कि रोज वहां पर 4 से 5 अमेरिकन बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, वेपन्स ले करके आ रहे हैं।
ओके, वो तो केवल गाजा की जब वॉर थी। अब अगर ये ईरान वाली टेंशन्स बढ़ गई तो फिर इजराइल को तो और ज्यादा रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह चाहिए होंगे। इसके चलते हमारे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इजराइल के साथ सप्लाईज के या कंपोनेंट्स के, आई थिंक उन पे स्ट्रेस आ सकती है। सेम वे जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमारी रशियन सप्लाईज डिस्टर्ब हो रखी हैं। और इजराइल का जो माहौल है ये इस समय, ये अगले 3-6 इजराइल अनफॉर्चुनेटली हो सकता है सालों के लिए एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में चला जाए। जो हालात हैं अगर वो, तो हमारी डिफेंस सप्लाईज को, सप्लाई चेन का बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है मेरे विचार से इस समय, जो ऑफ कोर्स हमारी एमओडी देख रही होगी कैसे है। दैट इज वन। सेकेंडली, रशियन ऑयल की बात हो रही थी। रशिया से जो हम ऑयल ले रहे थे, सस्ता ले रहे थे, शुरू में अमेरिका बहुत अपसेट था हमसे, बट बाद में उसने अलाउ कर दिया। उसने इसलिए नहीं करा कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका ने इसलिए करा, हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, उसको रिफाइन करके डीजल एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स हम यूरोप को भेज रहे थे। और इसके चलते यूरोप ने जो रशियन तेल खरीदना बंद करा था, तो बट रशिया में फिर भी तेल की कीमतें बैलेंस रही। तो अमेरिका और यूरोप को लगा सर आधा यूरोप भी ले रहा था गैस। ऑफ कोर्स नहीं, आधा ले रहा था क्योंकि इतनी ठंड पड़ती, गैस चाहिए थी। मतलब वो हिपोक्रेसी तो तब भी आई थी वो सामने। नहीं सचिन जी, ये एब्सोल्युटली, पर वो गैस थी रशिया से। मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की। हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे थे, हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, हम अपने देश के अंदर कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को इस समय। तो यूरोप में जो तेल की कीमतें बढ़नी थी वो इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि इनडायरेक्टली रशियन ऑयल यूरोप फिर पहुंच रहा था। तभी हमारे ऊपर प्रेशर कम हुआ कि रशियन ऑयल को लेकर जो सैंक्शंस थी वो। दूसरी बात, तीसरी बात अभी शुरू में जो हुई थी, देखिए यस इजराइल और ईरान दूर हैं, बट न्यूक्लियर को लेके कभी ना कभी हम शायद ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर को लेके कभी ना कभी इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। कितना सक्सेसफुल होगा नहीं कह सकते, बट करेगा। बट एट द सेम टाइम यस ये दोनों देश दूर हैं, बट ईरान के पास शायद एक एडवांटेज है। अभी बात हो रही थी कि केवल एयर वॉर से कोई देश हार जीत नहीं सकते। अगर इनकी एयर मिसाइल से वॉर हो गई, यस इजराइल के एडवांस एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, बट ईरान के पास पोटेंशियली हिजबुल्लाह की आर्मी है जो कि इजराइल के बॉर्डर पे खड़ी है। बट हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि हिजबुल्लाह ईरान की कहने पे उनका पपेट है टोटल। नो, हिजबुल्लाह अपनी भी कैलकुलेशन करता है, बट चांस ये है कि हिजबुल्लाह ट्रिगर कर दे ईरान, तो फिर तो लैंड में आ गए। और अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हो गया फुल फ्लेज्ड वॉर में, तब इजराइल की बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ऑलरेडी इजराइल की इकोनॉमी स्ट्रेच हो चुकी है, ऑलरेडी इजराइल के अंदर लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। गाजा बॉर्डर से जो इनके हैं 10-20 मील से दूर अंदर आ गए हैं सारे इजरायली जो वहां रह रहे थे। नॉर्थ इजराइल में जो इजरायली रहे थे गांव में, उनको इवैक्यूएट करके सेंटर में ले आए हैं। इजराइल की इकोनॉमी में स्ट्रेस है। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई, और इधर अगर इजराइल ने ईरान के साथ ट्रिगर कर दिया डायरेक्ट बाय नहीं। और सर एक और चीज़ भी है ना इसमें, अगर हम बात वही कर रहे हैं, हमने जैसे अभी तेल की बात की, इंडियन इंटरेस्ट की बात की, और ठीक है इंडियन डिप्लोमेसी की बात की। एक ब्रेकिंग में ले लेता हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इसलिए है कि देखिए ईरान में भी जो है भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। एक देश लौट आइए, भारत लगातार कह रहा है कि उनको लौटाना पड़ेगा। 17 क्रू मेंबर्स में से एक केरल की टेसा जोसेफ देश लौटी है। ईरान में भारतीय 17 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। टेसा जोसेफ भारत लौटी हैं, बाकी बचे 16 भारतीयों की भी जल्द रिहाई होगी। प्रफुल्ल बख्शी सर, इस पर आपका कमेंट चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में कहा गया था देखिए वहां पर ये तो एक हाईजैक शिप है और ये वो उस तरीके का नहीं है, ईरान के कब्जे में नहीं है, लेकिन एक की रिहाई हुई है, सबकी रिहाई होगी। और जो इस तरीके से रिहाई जो है उन बच्चों को भी लाया गया था सेफ पैसेज के थ्रू, जब दो कंट्रीज वॉर में थी, और दोनों को कह करके वो भी सर एक डिप्लोमेटिकली, जब आर्मी फुल फ्लैज वॉर में थी, एक उस सायरन के बीच में कि दोनों बम्बार्डिंग रोक दे, हमारे को जो अपने नेशनल्स है वो निकालने हैं सेफली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान को भी पता है और उनके सपोर्टर जो हुतीज एंड पायलट्स जितने हैं सबको पता है कि इस समय इंडियन नेवी वहाँ बहुत स्ट्रांग है, वो तो है ही, पर ईरान और इंडिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं एट द मोमेंट। सो आप देखिए, और इस समय हमारे जो रूलिंग गवर्नमेंट है और जो लीडरशिप है वो चाहेंगे कि ये अच्छा, अभी विदेश मंत्री ने कहा है, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकता हूं क्योंकि वो इसी से ही जुड़ी खबर है। विदेश मंत्री ने कहा है इनकी रिहाई मोदी की गारंटी है। वही मैं कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है, ये असली इक्का है
और इसको वो चलेंगे किसी ना किसी तरीके से, और ये जरूर होगा। और ईरान ये जरूर करेगा, क्योंकि वंस फॉर ऑल ईरान एक बहुत अच्छा और रिलेशन को कायम कर लेगा इंडिया के साथ, चाहे दुनिया के साथ कैसे भी हो। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि इस सारी लड़ाई के अंदर जो हंस रहा है और मुस्कुरा रहा है वो चाइना, वो वेट कर रहा है कि कब ओवर इन्वॉल्व अमेरिका हो जाए, कब वो ओवर इन्वॉल्व फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये सब हो जाए, ताकि वो साउथ चाइना सी में फिर अपना प्रकोप आगे कर सके और क्वाड की वीकनेस शुरू हो जाएगी। ये चाहता है चाइना। चाइना चाहता है कि सारी की सारी सप्लाई इधर तंग करेगी इनको, और वहां पे वो खुले आम वो जो है जो ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, वियतनाम और जो भी कंट्रीज के, ब्रुनाई को छोड़ को लेकर सारी कंट्रीज के साथ में उसने खेल को अपना शुरू कर देना है। तो ये जो डिप्लोमेसी है इंडिया को बहुत भारी पड़ेगी अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते। हमको इसमें सक्सीड करना होगा। अपने 17 लोगों को रिहाई करने के बाद में फिर आप देखेंगे लीडरशिप ऑटोमेटिकली वहां जाएगी और ऑटोमेटिकली लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है ना कि ये गारंटी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का वक्त देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। हर कोई चाहता ही है कि वॉर बिल्कुल ना हो, लेकिन जिस मुहाने पर दुनिया खड़ी है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा तो कहीं ना कहीं मंडरा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।